नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेप्टिक अल्सर जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक डिसऑर्डर होता है। तो आज हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है और जब पेप्टिक अल्सर होता है तो हमारे अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सुनना स्टार्ट कीजिएगा। व्हाट इज़ द पेप्टिक अल्सर। देखिए हमारे बोर्ड पे दो नाम लिखे हुए हैं, एक नाम है पेप्टिक एंड दूसरा नाम होता है अल्सर। जो पेप्टिक नाम है इसका मतलब होता है एसिडिक, एसिड या फिर एसिडिक मीडियम। जो पेप्टिक है उसका मतलब होता है एसिड या फिर एसिडिक मीडियम। और जो अल्सर है, अल्सर का मतलब हम सभी जानते हैं, अल्सर का मतलब होता है घाव होना, यानी इरोजन होना, इरोजन होना या अल्सरेशन होना, अल्सरेशन होना। ठीक है, तो हमारे पास दो वर्ड है, पहला है पेप्टिक एंड दूसरा है अल्सर। जहाँ पेप्टिक का मतलब होगा एसिडिक मीडियम एंड अल्सर का मतलब होता है इरोजन होना या अल्सरेशन होना, मतलब घाव हो जाना। तो अल्टीमेटली मीनिंग क्या बनती है कि एसिड या एसिडिक मीडियम की वजह से इरोजन होना, अल्सरेशन होना क्या कहलाता है, पेप्टिक अल्सर। ये इसकी एक सिंपल परिभाषा है जो मैंने आपको बताई है कि एसिड या एसिडिक मीडियम की वजह से इरोजन होता है या अल्सरेशन होता है, वो पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि एसिड की वजह से हो रहा है, तो एसिड हमारे जीआईटी में कहाँ पाया जाता है, तो हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि जीआईटी के अंदर एसिड पाया जाता है हमारे स्टमक में। एसिड पाया जाता है हमारे स्टमक के अंदर, यहाँ पे एसिड बहुत ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि स्टमक के अंदर एसिड है तो अल्सर भी कहाँ होने वाला है, हमारे स्टमक के अंदर। हम स्टमक को बोलते हैं गैस्ट्रिक, तो जो अल्सर बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमारे स्टमक में, यानी गैस्ट्रिक वाले रीजन में। तो एक तो हम बोल देंगे कि जो एसिड की वजह से अल्सर बनेगा वो कहाँ बनेगा, गैस्ट्रिक रीजन में यानी स्टमक में। सेकंड, ये जो एसिड है, हम सबको पता है कि एसिड स्टमक में है और इसकी वजह से यहाँ पे अल्सर हो रहा है। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो एसिड है वो बैक फ्लो होकर, रीगर्जिडेट होकर हमारे इसोफेगस वाले इसोफेगस को इफेक्ट कर दे, इसोफेगस को अफेक्ट कर दे। मतलब ये जो एसिड है वो बैक फ्लो होकर हमारे इसोफेगस के अंदर भी अल्सर कोज कर सकता है। तो इसकी वजह से हमें ये बोल सकते हैं कि इसोफेगस के अंदर भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इसोफेगस के अंदर भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये एसिड है वो ऊपर तो जा ही रहा है, लेकिन क्या ये आगे की तरफ भी जा सकता है? तो हमारा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल जा सकता है। जो एसिड है वो हमारा ड्यूडेनम की तरफ भी जा सकता है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर है वो हमारे ड्यूडेनम को भी अफेक्ट करेगा। जो पेप्टिक अल्सर है वो हमारे ड्यूडेनम को भी अफेक्ट करने वाला है। तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों कि जो पेप्टिक अल्सर है वो हमारे तीन हिस्सों में होने वाला है। पहला है गैस्ट्रिक यानी स्टोमक में होगा, पहला हमारे स्टोमक में होने वाला है, सेकंड इसोफेगस में एंड थर्ड है ड्यूडेनम के अंदर। तो अब हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या है। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टोमक, इसोफेगस और ड्यूडेनम के अंदर एसिड या एसिडिक मीडियम की वजह से इरोजन होता है या अल्सरेशन होता है, उसे हम पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। अब देखो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे स्टोमक है, ये ड्यूडेनम है, ये इसोफेगस है, इनमें अल्सर हो रहा है तो इनकी कौन सी लेयर अफेक्ट होती होगी, एक तो सुपरफिशियली लेयर है या ज़्यादा से ज़्यादा उसके नीचे वाली लेयर अफेक्ट हो सकती है, मतलब म्यूकोजा और सब म्यूकोजा। सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई है हमारी म्यूकोजा स्टोमक की या इसोफेगस की, ड्यूडेनम की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका नाम है म्यूकोजा, और म्यूकोजा के जस्ट नीचे कौन सी होती है, सब म्यूकोजा। म्यूकोजा के जस्ट नीचे कौन सी होती है, सब म्यूकोजा। तो इन दो लेयर के अंदर आपको अल्सर देखने को मिल सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सब म्यूकोजा से नीचे भी जा सकता है, बट सामान्यतः म्यूकोजा और सब म्यूकोजा जो लेयर होती है वो पेप्टिक अल्सर से अफेक्ट रहती है। तो हम
अगर प्रॉपर इसकी परिभाषा देना चाहे तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर इज ए कंडीशन characterized by erosion or ulceration of, अच्छा किस का हो रहा है अल्सरेशन, तो हमें पता है 3 ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर। अल्सरेशन ऑफ गैस्ट्रिक इसोफेगस एंड ड्यूडेनल, गैस्ट्रिक इसोफेगस एंड ड्यूडेनल म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजल लेयर। क्लियर है? What is the peptic ulcer? Peptic ulcer is a condition characterized by erosion or ulceration of gastric, esophagus and duodenal mucosa and submucosal layer due to, मतलब किसकी वजह से होगा, तो due to acid और acidic मीडियम। क्लियर है सभी को? तो हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कहा पेप्टिक अल्सर क्या है। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, इरोजन होता है और अल्सरेशन होता है, मतलब घाव देखने को मिलता है। अच्छा किसका होता है घाव, तो हमने कहा सर इसमें एक तो गैस्ट्रिक यानी स्टोमक, दूसरा इसोफेगस और तीसरा ड्यूडेनल, इन तीनों की म्यूकोजा या सब म्यूकोजल जो लेयर होती है उनमें हमें घाव देखने को मिलता है। और ये सब किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू एसिड और एसिडिक मीडियम की वजह से। तो ये होती है इसकी परिभाषा। अगर बात करें इसके टाइप्स की कि पेप्टिक अल्सर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो हमें पता है कि जो पेप्टिक अल्सर है वो 3 जगहों पे हो रहा है। हमारे अभी हमने बात करी कि जो पेप्टिक अल्सर है वो कौन कौन सी जगह को अफेक्ट कर रहा है, तो हमने कहा सर एक तो स्टमक को, दूसरा इसोफेगस को और तीसरा ड्यूडेनम को अफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब साफ हो गया है कि जो अल्सर है वो कहाँ कहाँ होता है, एक तो स्टमक में होगा, दूसरा इसोफेगस में होगा, तीसरा ड्यूडेनम में होगा। इसका मतलब हो गया जो पेप्टिक अल्सर है वो टोटल 3 टाइप का हो गया है। पहला टाइप हो गया है गैस्ट्रिक अल्सर। पहला टाइप कौन सा हो गया है, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक, यानी जो पेप्टिक अल्सर है वो किसको अफेक्ट करेगा, हमारे स्टोमक को। पेप्टिक अल्सर जो है वो किसको अफेक्ट करने वाला है, हमारे स्टोमक को, हमारे पेट को अफेक्ट करने वाला है। तो पहला टाइप हो गया है गैस्ट्रिक अल्सर। इस अल्सर के अंदर क्या हो रहा है, हमारे स्टोमक में पेप्टिक अल्सर हो रहा है। तो डेफिनेशन में सिर्फ स्टोमक का नाम आता है, यानी गैस्ट्रिक अल्सर इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अल्सरेशन और इरोजन इन स्टोमक, गैस्ट्रिक म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर ड्यू टू एसिड और एसिडिक मीडियम। यानी हमने पेप्टिक अल्सर की परिभाषा में 3 नाम लिखे थे, गैस्ट्रिक, इसोफेगस एंड ड्यूडेनम, परंतु गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर सिर्फ हमें गैस्ट्रिक का नाम लिखना है, इसोफेगस एंड ड्यूडेनम को हटा देना है, क्योंकि हम यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर की बात कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा में सिर्फ स्टोमक का नाम आएगा, यानी गैस्ट्रिक म्यूकोजा या सब म्यूकोजा का नाम आने वाला है। क्लियर है सभी को? जो सेकेंड टाइप होता है उसका नाम है इसोफेजियल अल्सर। पेप्टिक अल्सर का सेकेंड टाइप होगा इसोफेजियल अल्सर। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसोफेजियल अल्सर मतलब जो अल्सर होने वाला है वो कहाँ होगा, इसोफेगस के अंदर। तो परिभाषा में गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनम को हटा के हमें किसका नाम जोड़ना है, इसोफेगस का। यानी इसोफेजियल अल्सर इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अल्सरेशन और इरोजन फॉर्मेशन इनटू इसोफेजियल म्यूकोजा और सब म्यूकोजा ड्यू टू एसिड और एसिडिक मीडियम। यानी इसोफेजियल अल्सर के अंदर अल्सर कहाँ बनता है, इसोफेगस की जो म्यूकोजा है और सब म्यूकोजा लेयर है वहाँ पे अल्सर बनने वाला है। और इसोफेगस के अंदर जो इसका लोअर पार्ट होता है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है।
जो इसोफेगस का लोअर पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा अल्सर वहीं पे देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के बताऊं तो हमें पता है स्टोमक में एसिड पाया जाता है तो ये रिगर्जिटेट होके यहाँ जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो एरिया अफेक्ट होता है वो कौन सा होगा, इसका लोअर एरिया, यानी इसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर एरिया होता है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो सेकेंड टाइप हो गया हमारा इसोफेजियल अल्सर। थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप कौन सा होगा, ड्यूडेनल अल्सर। थर्ड टाइप हो गया हमारा ड्यूडेनल अल्सर। और ड्यूडेनल अल्सर के अंदर जो अल्सर है वो कहाँ बनेगा, ड्यूडेनम के अंदर। जो पेप्टिक अल्सर होने वाला है वो कहाँ बनेगा, ड्यूडेनम के अंदर। तो इसकी परिभाषा में हमें किसको हटा देना है, स्टोमक को हटा देना है और इसोफेगस को हटा देना है, और ऐड किसको करना है, ड्यूडेनम को हमें ऐड करना है। तो किस तरीके से इसकी परिभाषा देनी है कि इट इज़ ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय इरोजन और अल्सर फॉर्मेशन इनटू ड्यूडेनल म्यूकोजा और सब म्यूकोजा ड्यू टू एसिड और एसिडिक मीडियम, यानी एसिड और एसिडिक मीडियम की वजह से ड्यूडेनम की जो म्यूकोजा लेयर है और सब म्यूकोजा लेयर है उसके अंदर यदि घाव होता है तो उसे हम ड्यूडेनल अल्सर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द पेप्टिक अल्सर। तो हमने कहा कि पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इसोफेजियल म्यूकोजा और जो ड्यूडेनल म्यूकोजा और सब म्यूकोजा होती है उनके अंदर हमें घाव देखने को मिलता है, वो भी किसकी वजह से, एसिड या एसिडिक मीडियम की वजह से। अब हमें पता है कि जो एसिड है वो कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्टोमक तो अफेक्ट होने वाला है। उसके अलावा जो एसिड है वो रिगर्जिटेट होकर हमारे इसोफेगस को भी अफेक्ट करेगा और आगे चलकर ये ड्यूडेनम को भी अफेक्ट कर सकता है। क्लियर है। तो जो पेप्टिक अल्सर के टाइप्स है वो तीन टाइप्स होंगे, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर, तीसरा है ड्यूडेनल अल्सर। इसोफेजियल अल्सर में मैंने कहा कि ये लोअर पार्ट को अफेक्ट करता है और ड्यूडेनम के अंदर ये फर्स्ट पार्ट को अफेक्ट करता है। ड्यूडेनम के अंदर ये हमारा जो पाइलोरम एंट्रम वाला पोर्शन होता है, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट को अफेक्ट करता है। जो पाइलोरस या पाइलोरस एंट्रम वाला जो पोर्शन होता है ये उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है और ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, यानी इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तीन टाइप में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है वो कौन सा होगा, हमारा ड्यूडेनल अल्सर। तो तीन टाइप इसके हो चुके हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के कोज की या इसकी ईटियोलॉजी की, कि पेप्टिक अल्सर के पीछे क्या ईटियोलॉजी होती है, क्या इसका कारण होता है। तो हम सबको पता है कि जो पेप्टिक अल्सर है वो एसिड की वजह से हो रहा है, बट इसका जो एग्जैक्ट कोज होता है पेप्टिक अल्सर का वो होता है एच पाइलोराई, वो होगा एच पाइलोराई। ठीक है, इसका जो पेप्टिक अल्सर है इसका एग्जैक्ट कोज होता है एच पाइलोराई। बाकी अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि पेप्टिक अल्सर के पीछे रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे, मतलब किन किन फैक्टर की वजह से हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से एसिड बढ़ेगा, जिनकी वजह से HCl का लेवल बढ़ेगा, वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से एसिड का या HCl का लेवल बढ़ेगा, तो HCl का जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पेप्टिक अल्सर। तो वो सारे फैक्टर जिनकी वजह से एसिड का लेवल बढ़ेगा हमें क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से एसिड बढ़ेगा, जैसे चाय है, टी या कॉफ़ी है। चाय कॉफ़ी की वजह से एसिड का लेवल बढ़ सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग है, स्मोकिंग हो गया है, एल्कोहल है, एल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से एसिड का लेवल बढ़ता है। NSAID है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, इनकी वजह से भी एसिड का लेवल बढ़ता है। जो NSAID होती है वो म्यूसिन का लेवल कम करती है। जो NSAID होती है वो हमारे स्टोमक में म्यूसिन का लेवल कम करती है। अब एक तरफ जैसे मान लीजिए एक तरफ म्यूसिन है, एक तरफ HCl है, दोनों का लेवल समान है। अब दो बात होती है कि या तो मैं एसिड का लेवल बढ़ा दूं या फिर मैं म्यूसिन का लेवल कम कर दूं। दोनों ही बातों में एसिड बढ़ रहा है, तो इधर म्यूसिन है इधर एसिड है, म्यूसिन का लेवल कम हो गया है तो इसकी तुलना में एसिड अपने आप बढ़ जाएगा, और एसिड बढ़ेगा तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा चॉकलेट्स है,
चॉकलेट्स की वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है, क्योंकि चॉकलेट्स भी क्या करती है, म्यूसिन का लेवल कम करती है। अब वही वाली बात होगी कि म्यूसिन का लेवल कम हो रहा है तो इसकी तुलना में एसिड का लेवल बढ़ेगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। उसके अलावा स्ट्रेस वाली कंडीशन में यदि हम लंबे समय तक स्ट्रेस लेते रहे तो हमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। या फिर प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ पीपीआई, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ पीपीआई, यदि हम लंबे समय तक जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं उनका इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से भी हमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन से इसके रिस्क फैक्टर हो गए हैं, टी है, कॉफ़ी, स्मोकिंग, एल्कोहल, NSAID है, चॉकलेट्स है, स्ट्रेस है, या लंबे समय तक हम पीपीआई का इस्तेमाल करें, इसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो O नेगेटिव होता है। तो O नेगेटिव वाले जो लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है, ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होगा जिन लोगों का, उनके अंदर भी ये पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। अब ये डाटा बताते हैं कि O नेगेटिव वाले के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसके अंदर आपको बता दिया है कि O नेगेटिव वाले पेशेंट में भी पेप्टिक अल्सर ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो हमने पेप्टिक अल्सर की परिभाषा की बात कर ली है, हमने पेप्टिक अल्सर के जो टाइप्स होते हैं वो बात कर ली, पेप्टिक अल्सर का जो एग्जैक्ट कोज होता है उसकी हमने बात करी है, और इसके पीछे के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए है। इसके बाद में हमें पढ़ने हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके जो मैनेजमेंट होगा वो हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।